सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का भूगोल विषय का पाठ 4 वायु का आगे का प्रकरण चक्रवात और आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इससे पहले हमने इस पाठ में कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, किसका प्रतिशत कितना है, फिर हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ा, उसकी 5 परतों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मौसम, जलवायु, वायुदाब, तापमान, पवनें, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में कि चक्रवात क्या होता है। तो देखो, इसे सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि जैसे ये देखो कि ये मानो पृथ्वी का चित्र है और ये है इसकी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर है। हमें पता है यहाँ निम्न वायुदाब होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है और सूर्य की गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो यहाँ की हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और ये जो स्थान है वो खाली हो जाता है। वायु नहीं है तो यहाँ पर वायु का दाब भी नहीं है, इसलिए ये निम्न दाब वाली क्षेत्र होते हैं। तो जब ये स्थान खाली हो गया तो यहाँ से हवा ऊपर उठ गई और जो आसपास की जो ठंडी हवा है वो यहाँ आ जाती है उस खाली स्थान को भरने के लिए, और यही चीज़ क्या कहलाती है? चक्रवात। तो यानी कि जब उच्च दाब की हवा है वो इस खाली स्थान में आती है और वो यहाँ प्रवेश करेगी, तो वो इस तरह से प्रवेश करती है कि गर्म वायु ऊपर गई और उच्च वायु यहाँ आती है। इस तरह से गोल गोल, इस तरह से वो चक्रवात की तरह प्रवेश करती है। गोल, चक्र यानी गोल और वात माने हवा, तो वो हवा है इस तरह से इसमें निम्न वायु दाब में आ जाती है और इसे ही हम चक्रवात कहते हैं। तो अब हम उसे, ये यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, ये इसको पढ़कर देख लेते हैं कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17 और 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक और महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग यानी पवन की गति, वर्षा, ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। देखो, 3 दिन तक लगातार चलती रही। तो तीव्र वेग वाली इस पवनों ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों और अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई और चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा भी होती रही। तो इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल के ऊपर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 या 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आई और जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा और गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर ओडिशा के इरेसामा और बालीकुड़ा के बीच के जो क्षेत्र थे उन्हें प्रभावित किया और इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरीय सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। देखो, और कितनी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों और फलों की खड़ी फसलों का भी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण जो कृषि योग्य भूमि थी वो क्या हुई? अनुपजाऊ हो गई। साल, सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोंकण के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल है वो लुप्त ही हो गए। तो देखो कितनी भारी नुकसान हुआ इन चक्रवातों के आने से। इसके बाद देखिए कि हमारा आगे का टॉपिक होगा आर्द्रता, कि आर्द्रता क्या होती है। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, यानी कि जब जो जल है वो पृथ्वी और
विभिन्न जलाशयों से भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है तो ये क्या कहलाती है, वो भाप ही जल वाष्प बन जाती है, यानी उसी भाप को ही हम जल वाष्प कहते हैं। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है, यानी वायु के अंदर कितनी वो जल वाष्प है यानी जल की बूंदें हैं कि कम हैं या ज़्यादा है, वही उसकी आर्द्रता कहलाती है। अगर वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होगी और इसकी जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना भी आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करने लगते हैं। इसके बाद देखो कि जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि अगर हम मान लो पतीले में पानी रखा है और उसे आग पर रखते हैं और उसे उबालते हैं तो क्या होता है, वो भाप बनकर ऊपर उठता है, यानी कि उस भाप में क्या है, नमी है। और जैसे जैसे वो भाप ऊपर जाएगी वो क्या है, ठंडी हो जाएगी और फिर वो ठंडी होकर संघनित हो जाती है। संघनित मतलब ऊपर जाकर वो जमनी शुरू हो जाती है, बादलों का रूप ले लेती है और फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो वो जल की बूंदें बन जाती है। और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वो हवा में तैर ना सके तब वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो इस तरह से बारिश होती है। ये प्रक्रिया हमने पहले भी देखी है, आपने छोटी क्लासों में भी देखा था कि अगर हम उसी उबलते पानी के ऊपर प्लेट रख देते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमने देखा है कि उस प्लेट के ऊपर बूंदें बन जाती है। तो क्योंकि गर्म वायु ठंडी प्लेट के संपर्क में आई और उसे वो जो भाप है वो वहाँ बूंदों के रूप में जम गई, इकट्ठा हो गई। तो इसी तरह से बारिश होती है। इसके बाद आगे देखो कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज, आपने कई बार देखा होगा कि आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं तो वो अपने पीछे एक सफ़ेद चिन्ह सा छोड़ जाते हैं, ऐसे है ना, रास्ता सा ऐसे छोड़ जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो देखो इसका कारण होता है कि इसके इंजनों से जो नमी निकलती है वो संघनित हो जाती है। देखो जब यानी इंजन से यानी कि हवाई जहाज के इंजन से क्या ईंधन निकल रहा है और ईंधन क्या होता है, वो गर्म होता है और गर्म चीज़ के अंदर नमी तो होती है, जैसे भाप है वो गर्म होती है यानी उसमें क्या है, पानी की बूंदें हैं। ऐसे ही ईंधन गर्म है यानी उसमें भी नमी है। और जब वो ईंधन बाहर निकलता है तो बाहर मौसम कैसा होता है, बाहर मौसम ऊंचाई पर जाते हैं तो ठंडा होता है। और जब वो नमी यानी वो ईंधन के अंदर जो नमी है वो उस ठंडे मौसम के संपर्क में आती है तब क्या है, वो नमी पानी का रूप ले लेती है और इसी के कारण वो हमें क्या है, वो एक बादल के रूप में एक ऐसे रास्ता सा दिखाई देते हैं। तो वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक एक पथ के रूप में हमें दिखाई देती है। इसके बाद है कि वर्षा क्या होती है, वर्षा हम किसे कहते हैं। देखो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण ही वर्षा होती है, कि पृथ्वी के ऊपर जो जल के रूप में गिरता है उसे हम वर्षा कहते हैं। अब ज़्यादातर ये भौमजल यानी भूमि का जल, जो भूमि के अंदर जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, तो पार्श्व का अर्थ होता है उसके आसपास का इलाका, तो उसके आसपास से जब पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता रहता है, क्योंकि पेड़ है नहीं, अगर पेड़ होते तो उस जल को वो सोख लेते, है ना। पेड़ है नहीं, पेड़ों को काट दिया तो वो पानी कहाँ जाएगा, वर्षा का पहाड़ों से लगातार नीचे ही तो बहेगा, इसीलिए निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। और क्रियाविधि के आधार पर हमने वर्षा के 3 प्रकार किए। पहली है संवहनीय, दूसरी है पर्वतीय और तीसरी है चक्रवाती। तो हम इन्हीं को एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि सबसे पहले है कि संवहनीय वर्षा क्या होती है। तो इसमें देखो कि क्या है कि सूर्य की गर्मी से जो वायु है वो गर्म हो गई और ऊपर जा रही है ना, ऊपर चलेगी और वो ऊपर जा कर के यहाँ पर जो है वो बादल का रूप ले लेती है, क्योंकि ये देखो वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद यहाँ पर संघनन होता है और ये बादल हवा के साथ जाते हैं, संघनन होकर वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं और इसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है हमारा पर्वतीय वर्षा। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर ये पर्वत है और इधर से जो वायु है वो ऊपर जा रही है, ठंडी होकर यहाँ बादल बने और बादल क्या है, ये पर्वतों से टकरा गए
और यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तापमान कम है और वो वहाँ पर संघनन क्या है वो तेज़ी से हो रहा है, और इसलिए फिर पर्वत से टकराने के बाद जो वर्षा हुई वो पर्वतीय वर्षा कहलाई। इसके बाद देखो तीसरा प्रकार है चक्रवातीय वर्षा। देखो हमने पढ़ा कि चक्रवात है ना, और चक्रवात के समय जो वर्षा होती है उसे हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इधर से वायु गर्म होकर ऊपर जा रही है और आसपास की ठंडी वायु क्या वो नीचे आ जाएगी। हमने यही तो पढ़ा था कि निम्न दाब से वायु है वो ऊपर गई गर्म होकर और ये स्थान खाली हुआ और आसपास की ठंडी वायु इस स्थान को भरने आती है। तो इस तरह से वो क्या है, जब ये ठंडी वायु इसके संपर्क में आती है तो यहाँ पर तुरंत से संघनन की क्रिया होती है और बारिश चक्रवाती वर्षा होती है। और ये चक्रवाती वर्षा ये मूसलाधार बारिश होती है। तो ये समुद्री तटों के आसपास महासागरों पर अधिक होती है स्थल की अपेक्षा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये वर्षा है ये 3 प्रकार की होती है। इसके बाद देखिए कि पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी हो जाएगी, सूखा हो जाएगा, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो इसीलिए वर्षा का भी संतुलन होना आवश्यक है। देखो कि वर्षा के कई दूसरे रूप भी हैं। बारिश है जो और भी रूपों में होती है, जैसे बर्फ़ के रूप में। आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में बर्फ़ गिरती है ना, और सही वृष्टि बारिश के साथ बर्फ़ भी गिरती है, और ओले गिरना ये भी ही एक वर्षा के ही प्रकार है। इस तरह से आपका ये पाठ है वो पूरा होता है। धन्यवाद बच्चों।